नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। डीडी बिहार देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पहुंच तकनीक की। जी हाँ, आज के दौर में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां तकनीक की पहुंच ना हो, और आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक की क्या भूमिका है। और आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री मिथिलेश कुमार सिंह, प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय बेली रोड, पटना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, जिसका मतलब अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 180034565171। तो आइए बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक की क्या भूमिका है। और सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे ऑनलाइन लर्निंग के विषय में। सर, हम बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग की, और टेक्नोलॉजी का हम एक बहुत गहरा असर देखते हैं कि हम शिक्षा का जो पूरा परिप्रेक्ष्य है वो बदलता हुआ दिख रहा है, और हम ऑनलाइन लर्निंग के एक विषय में बात करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है सर? मैम, आपने सही कहा कि ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से हम बच्चों को, कहीं दूरस्थ बैठे हुए बच्चे भी ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले जो शिक्षा का फोकस था वो मास लेवल पे नहीं हो पाता था। अब ऑनलाइन माध्यम से बड़े शहरों में बच्चे नहीं आ पाते हैं, दूर बैठे हुए हैं, किसी के उतनी संसाधन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन माध्यम से बच्चे आसानी से उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जो उसका स्रोत ऑफ इंफॉर्मेशन है, शिक्षण है, वो कहीं दूर बैठा हुआ है, लेकिन इस तकनीकी के माध्यम से बच्चे उससे लाभान्वित होते हैं। अब किसी बच्चे को ये नहीं हो सकता है कि वो अगर जो शिक्षा लेना चाहते हैं उससे वो वंचित रह जाए। बिल्कुल। और इससे गरीब तबके हो या कोई भी तबका का बच्चा हो, जो हमारा उद्देश्य है समाज को बदलना, समाज में हर एक वर्ग, हर एक लोगों तक शिक्षा पहुंचना, वो आसानी से हो जाता है। अगर इसको आप इस तरह से देखें कि जो कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड में जब स्कूल, शिक्षक संस्थानें बंद हो चुकी थी, उस समय में गूगल मीट के माध्यम से, वेबएक्स के माध्यम से दूर दराज बच्चे घर में बैठे हुए, जहां सब कुछ बंद हो चुका था, उस समय तकनीकी का सही उपयोग, और अगर आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं सभी लोग कि तकनीकी अगर नहीं होता तो शायद साल 2 साल तक हमारे देश की सारी शिक्षण व्यवस्था बंद हो चुकी थी। यानी एक तरह से आप कह सकते थी बीच में दरार या टूट आ गई थी, फिर क्या होता। तो शिक्षा में तकनीकी का बहुत ही बड़ा योगदान है, और इसको क्लासरूम में स्कूल शिक्षा से भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए क्लास में बैठे हुए टीचर्स अपने बच्चों को जो स्कूल नहीं आ पाए उनको भी जोड़ लेते हैं, या इवनिंग आवर में, संध्या काल में जो बच्चे नहीं आए तो एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा टीचिंग के तौर पे शिक्षक इसको यूज करते हैं। यानी इसके आने से और इसके उपयोग करने से आप कह सकते हैं कि शिक्षण के बीच में जो बाधाएं थी वो बिल्कुल दूर हो चुकी है, और हर एक लोग इसको बड़े ही आसान तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं, और ये मौजूद है हमारे बीच में, और इस तकनीक का उपयोग हो रहा है। जी जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और ख़ास तौर पे जो, जैसा कि आपने कहा, कोविड के बाद से जो हम देख रहे हैं कि आपने कहा जो शिक्षा के बीच में जो दरार आ गई थी, और साथ ही हम स्टूडेंट्स के प्रोग्रेशन में भी ये देख सकते हैं कि तकनीक का यूज़ करके हम क्लासरूम को और ज़्यादा इवॉल्व कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं जो दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी वो है ई लर्निंग। तो हम ई लर्निंग संसाधन को भी काफ़ी प्रमोट करते हैं, और हम चाहते हैं कि क्लास में जो ई लर्निंग के थ्रू हम जो क्लास में मटेरियल शेयर करते हैं स्टूडेंट्स से, या जो भी हम पढ़ाते हैं क्लास में, उसमें हम तकनीक का इस्तेमाल करके कैसे और चीज़ों को सरल तरह से प्रेजेंट कर पाएँ, स्टूडेंट्स को समझा पाएँ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ई लर्निंग यानी रिसोर्स कहाँ से मिले? जी बिल्कुल। शिक्षक को मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और मैं अपनी तैयारी करता हूँ कि मुझे कल क्लास में क्या सब पढ़ाना है बच्चे को, कंटेंट कहाँ से आएगा। तो आप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको सारी कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। बिल्कुल। आपको एक क्लिक, वन गो से आपको सारी जानकारी मिल जाती है, और बच्चों को आप आसानी से उस चीज़ को समझा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। यानी अब बुक जाना, लाइब्रेरी में जाके फिजिकली प्रेजेंट होना, मटेरियल को कलेक्ट करना, और इसके लिए आपने देखा होगा हमारे जो मानव संसाधन मंत्रालय है भारत सरकार, एक साथी ऐप आपने देखा होगा कि जो IIT है या आपका नीट एग्ज़ाम है, मेडिकल का है, इस सब के लिए बच्चों को बहुत गहन अध्ययन और गहन
पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। अब उनको कहाँ से रिसोर्स मटेरियल मिले? जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मान लीजिए एक्सपेंस करके बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं कर सकते सो कॉल्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, तो साथ ही ऐप डेवलप किया है भारत सरकार के द्वारा, जहाँ पे सारी जो आप कह सकते हैं जो संसाधन है मौजूद हैं और बच्चे उसको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कोई बच्चा ऐसा न हो या कोई किसी छात्र को ये न लगे कि हमारे पास संसाधन के बगैर या संसाधन हमारे पास कम था जिस कारण से हम इस परीक्षा में या असफल हो पाए या हम इसको नहीं सफलता के मुकाम तक पहुंच पाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है मैम, और इसका उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है हमारे समाज में और देश के अंतर्गत जी। और साथ ही ये बहुत टाइम सेविंग भी है कि हम जो है क्लासरूम में लर्निंग मटेरियल्स आपने जैसा बताया टीचर्स के लिए भी ये उतना ही यूज़फुल है जितना कि ये स्टूडेंट्स के लिए। हाँ मैम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 सर, हम बात करेंगे क्लासरूम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम क्लास में जो यूज़ करते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी या टीचिंग मेथड्स, उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्लासरूम को कैसे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को भी सुधार सकें और साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बना पाएँ। मैम, यहाँ भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है मैम जी। जैसे मेन फोकस क्या है हम लोगों का शिक्षण में कि बच्चे जो टीचर पढ़ाने जाते हैं वो बच्चों को हम सही ढंग से समझा पाए कि नहीं पाए, बच्चों में इंटरेस्ट आया कि नहीं। पहला फोकस होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना। शिक्षण का माध्यम है कि बच्चों में इंटरेस्ट कैसे आएगा, इंटरेस्ट के लिए आप क्या प्रयास करते हैं। तो प्रयास में हमारे पास में जैसे इंटरेक्टिव बोर्ड हो गया। पहले क्या होता था, एक टीचर को क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाना है तो उनको मटेरियल कलेक्ट करके बनाना पड़ता था। हमको उदाहरण के तौर समझाते, पीपीटी प्रेजेंट करना है, पीपीटी बनाना है, बच्चे देखेंगे अरे बहुत अच्छी जानकारी है, ऐसे ही होता है, उन बच्चों को समझ में आता था जी। उसके लिए शिक्षक को एक अलग से समय देना है। लेकिन अब सारा मटेरियल जिस फॉर्म में है वो आपको इंटरेक्टिव बोर्ड, इंटरेक्टिव पैनल में अवेलेबल है और टीचर उसके माध्यम से बच्चों को दो चीज़ करते हैं। मेन फोकस है शिक्षा में कि बच्चों में रुचि जगाना कि टीचर की जो बातें हैं, जो सुन रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें उसको रुचि आ रही कि नहीं। और जब तक रुचि नहीं आएगा तब तक वो उसको समझ नहीं पाएगा, और यदि समझेगा नहीं तो फिर उसको टीचिंग शिक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी का अहम रोल है। वन गो, एक आपको इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से शिक्षक समझा सकते हैं जिस टॉपिक में जिस तरह का मटेरियल लेना हो। कोई वीडियो चलाना है, साउंड इफेक्ट देना है, या मान लीजिए कोई वर्चुअल रियलिटी उसको क्रिएट करके दिखाना है, सारा कुछ उसमें अवेलेबल है और बच्चे आसानी से उस चीज़ को वहाँ पे शिक्षक तुरंत, इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है और कहीं से रिसोर्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर आपको बच्चों को ये बिल्कुल रियल टाइम में हम ऑडियो विजुअल मीडियम यूज़ करके क्लासेस में और ज़्यादा क्लास को इंटरैक्टिव बनाते हुए स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा सकते हैं जी। तो इस तरह स्मार्ट क्लासरूम का उपयोग हम कह रहे हैं कि हम इस तरह से कैसे स्मार्ट क्लासरूम के ज़रिए हम स्टूडेंट्स को और बेहतर जानकारी दे सकते हैं कम समय में, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के हम परफॉर्मेंस को भी और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जी हाँ सर, अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आप हमारे दर्शकों को अगर सरल शब्दों में बताएं सर। यस मैम, वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है जो सही में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको हमें क्रिएट करके दिखाना है कि ये एक्चुअली में ऐसे होता है जी। जैसे अगर एग्जाम्पल दे के हम समझाएं कि आप छोटे बच्चे को 6th क्लास में आप अगर समझा रहा है एक टीचर कि वर्षा कैसे होती है जी। तो वर्षा कैसे होती बोलेगा कि नहीं, इसकी इवेपोरेशन या वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के बाद आपके बादल बनते हैं, मेघ बनते हैं, मेघ बनने के बाद फिर उसको ड्रॉपलेट पानी गिरता है धरती पर, तो ये एक चक्र है, वर्षा का एक चक्र है। इसको आप वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से बड़े आसानी से समझा सकते हैं और बच्चा पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसानी से समझ सकता है। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, साइंस में खास करके आप देखेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत या फिजिक्स के अंतर्गत, केमिस्ट्री के अंतर्गत, इस चीज़ को यूज़ करके बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को समझा सकते हैं। आप किसी में डेमोक्रेसी, मान लीजिए प्रजातंत्र का एक टॉपिक ले रहे हैं और उसमें चुनाव की प्रक्रिया कहाँ है, कैसे लाइन में पोलिंग बूथ क्या होता है, बूथ में बैलेट बॉक्स कहाँ पे है, लोग लाइन में कैसे जाएंगे,
और लाइन में जाएंगे तो कहाँ जाते, किस काउंटर पे जाते हैं। उसके लिए अगर रियल में अगर बच्चों को दिखाना है तो हर एक क्लासरूम से बच्चों को तो पोलिंग बूथ तक नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको हम क्रिएट करके दिखा सकते हैं कि हमारा जो चुनाव का प्रक्रिया वो इस तरीके से है। बिल्कुल। तो वर्चुअल रियलिटी बहुत ही कारगर है और ये हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत ही यूज होता है क्लासरूम शिक्षण के अंतर्गत, इसको यूज कर सकते हैं मैम। जी बिल्कुल। और वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ हम बात करते हैं आर्गुमेंटेड रियलिटी की। यस मैम। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आर्गुमेंटेड रियलिटी भी एक पार्ट है मैम, उसमें ये है कि वो रियलिटी में है, जैसे हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं, साउंड इफेक्ट है, लाइट इफेक्ट है, लेकिन अगर इसको हम और सुंदर दिखा सकें जी, तो इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी जो है टेक्नोलॉजी यूज करके इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का भी उपयोग होता है हमारे शिक्षण पद्धति में और बाकी और फील्ड में होता है। जैसे मान लीजिए आप एक शोरूम में जाती हैं और फर्नीचर को आपने देखा और फर्नीचर पे इम्पैक्ट डाल दिया गया साइड से शोरूम में कि बहुत ही इफेक्टिव दिखे लोगों को। आप दूर से भी ऑनलाइन अगर आप देखती हैं तो आपको लगता है यस बहुत सुंदर है। तो ठीक इस तरह से मतलब यू कैन से आप कर सकते हैं इसमें कुछ जोड़ना, जोड़ दिया जो एग्जिस्ट में रियलिटी में है उसमें हमने कुछ जोड़ दिया और इसको और प्रभावी तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल। यस मैम। और इसी के साथ एक बहुत ही ज़रूरी अगर हम खासकर बात करते हैं प्राइमरी स्कूलिंग की, तो गेम्स का इस्तेमाल करके गेमिफिकेशन, गेम्स के थ्रू हम क्लासरूम को और ज़्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं और साथ ही स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन भी क्लास में बढ़ा सकते हैं। तो गेम्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कैसे ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने क्लासेस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर साबित हुआ है जी। जैसा कि जानते हैं कि मनुष्य का प्रवृत्ति या छोटे बच्चों का जो नेचर है वो खेल के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उनको आप जा करके आप कुछ सीधा आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, कोई बातें करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। उसको क्या करना है कि बच्चों को क्लास में गेम के माध्यम से, वैसे आपके बने हुए हैं, आपके टूल्स बने हैं या रिसोर्सेज हैं कि गेम के माध्यम से बच्चों में बहुत सारी चीज़ें क्लासरूम के अंतर्गत सिखाए जाते हैं कि कैसे गेम के माध्यम से मान लीजिए कोई एक आपको स्टोरी सुनाना है या मान लीजिए बच्चे अगर आप दोनों आमने सामने से अगर खेलते हो तो टकरा जाओगे तो गिर जाएंगे आप, आपको चोट लग जाएगी, कैसे आपको बचाव करना है। तो आप गेम से उसको क्रिएट करके उस चीज़ को हम बच्चों को इंटरेस्ट जगा करके उस चीज़ को समझाते हैं। मैं ये छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसी का एक रूप आपको देखने के लिए मिलेगा कि मान लीजिए आर्ट एजुकेशन एक बात आती है और स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है लेकिन वहाँ पर आप फिजिक्स की कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं। और उसी तरह से आर्ट एजुकेशन है, आप कोई मान लीजिए टॉपिक पढ़ा रहे हैं किसी साइंस का, तो आर्ट का उसमें कैसे इंटीग्रेशन होगा, किस तरह से डिज़ाइन बनेगा। अब मान लीजिए एक मोटर व्हीकल है, वो एक डिज़ाइन है, मैकेनिकल पार्ट अलग है लेकिन डिज़ाइन तो तैयार करेगा एक आर्टिस्ट ही जो डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल। तो आर्ट इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो आजकल का जो ज़माना है उसमें है कि एक कॉन्सेप्ट में आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ करके आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। तो उसके लिए गेम है, वीडियो बना हुआ है आपको और उसके क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग है, तो इससे बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है। जी बिल्कुल। सर हम बात करेंगे इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और मशीन लर्निंग की, कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू हम स्टूडेंट्स को और बेहतर कॉन्सेप्ट्स को समझा सकते हैं, साथ ही और बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। सर बहुत ही अच्छी बात है मैम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से और काम आसान हो गया। जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपने बच्चों का टेस्ट लिया, एग्ज़ाम लिया, कोई भी एग्ज़ाम हुआ और डाटा एनालिसिस आपको रिजल्ट चाहिए, बहुत क्विकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको वन गो में सारे डाटा आपको रेडीमेड तैयार होकर आ जाएंगे रिजल्ट, और आप उसको एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस भी आपको दे देगा कि उसकी क्या कंडीशन नहीं है, और उससे आपको बहुत आसान हो जाता है हमको फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेने के लिए कि हम बच्चों की परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्प्रूव करें, कौन बच्चा कहाँ पे है और हमारे अगला जो है स्ट्रेटेजी क्या बनेगी मैम। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, जैसे मैंने विगत आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें कि आदमी को कंप्यूटर होने के बावजूद भी, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट और टाइम कंज्यूमिंग था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद वो आपको बहुत ही कम हो गया है और क्विकली इस चीज़ को, कोई भी चीज़ जैसे प्रोग्राम है या कोई भी बातें हैं, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है टीचर्स के लिए और वो उसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जी। तो इसका इम्पोर्टेंस भी डे बाय डे बहुत ही बढ़ चुका है। जी बिल्कुल। और हमने बात किया तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी के यूजेस की जो हम क्लास में इस्तेमाल करके कैसे और हमारे
पूरे प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि छात्रों में कौशल, खासकर टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड होना, एम्पावर्ड होना, ये कितना ज़रूरी है कि छात्रों में हम कौशल विकास कर सकें? मैम बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए कौशल विकास ही नहीं टेक्नोलॉजी चलाने का, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा मैम। लेकिन एक चीज़ एक तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट आज हमारे लाइफ में है, और कोई भी बच्चा जिनके पास ही मोबाइल हो, इसका कम से कम फंक्शन आपको कम से कम जानता ही बच्चा है। तो इसमें बच्चों को, हर एक बच्चा जो आज जनरेशन है वो एक्सपर्ट है इस चीज़ में है। अब सवाल उठता है कि इससे अगर हायर टेक्नोलॉजी में हम जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो बच्चों को भी हमें कौशल विकास करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आपको बच्चों को कैसे इसको ऐप यूज़ करना है, कैसे क्लासरूम में ज्वाइन करना है, किस तरह से क्लासरूम में उसकी डाटा को एनालिसिस करना, वो सारी बातें बच्चों को भी पता होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो शिक्षक क्लास ले रहे हैं उनको, उनका कौशल विकास होना बहुत ज़रूरी है। अब स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन शिक्षक को आना चाहिए इसको हम कैसे चलाना है, इसको हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, और किस टॉपिक के साथ हम कहाँ से कौन सा मटेरियल दिखा सकते हैं। तो बगैर स्किल डेवलप किए हुए, कौशल डेवलप किए हुए, फिर इस टेक्नोलॉजी को आप कह सकते हैं उसका प्रॉपर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसको चलाना, उसको उपयोगिता या उपयोग में लाना बहुत ज़रूरी है मैम। तो इसका तो आपका शिक्षण होना ही चाहिए, और जो होता है अमूमन, और शिक्षक करते भी हैं, क्योंकि उनको शिक्षा, हमारी जो शिक्षण पद्धति है उसमें उनको भी स्किलफुल करना, उनके स्किल को डेवलप करना, ये भी एक पार्ट होता है मैम, जिसके अंतर्गत वो अपनी को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से सभी चीज़ परिवर्तनशील है, और समय के हिसाब से हमें अपने आप को अपग्रेड करना होता है, स्किल को बढ़ाना होता है। जी बिल्कुल, यस मैम, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि समय के साथ हमें भी खुद को अपग्रेड करना होता है, और ये ज़रूरी है सारे टीचर्स के लिए भी, और खासकर स्टूडेंट्स के लिए भी, कि वो टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड हो और अपनी जानकारी पूरी रखें, साथ ही अपने आप को समय समय पर अपडेट करते रहें। और एक बहुत ही खास चीज़ जो आपने कहा सर, मोबाइल लर्निंग, इस पर हम विस्तार में बात करना चाहेंगे कि मोबाइल लर्निंग के ज़रिए कैसे शिक्षण के पूरे प्रोसेस को, हमने पूरे गतिविधि को इतना आसान बना दिया है कि अब शिक्षा बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम बहुत ही टाइम बचाते हुए, सेव करते हुए, और बहुत सी जानकारी मोबाइल लर्निंग के थ्रू भी ले सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि मोबाइल जो है हमारे लिए एक वरदान है जी। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, और इसको मैं सिंपल शब्द में समझाता हूँ। मान लीजिए कोई टीचर है और ये बच्चा है, उसको दिया गया कि कल तुमको ये टास्क करके लाना है जी। और बच्चा सोचता है कि अब हम किसको कहाँ से करेंगे, हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में जाइए, आप सर्च करिए, सारी मटेरियल आपको वहीं अवेलेबल हो गया। बिल्कुल, सबसे बड़ी उपयोगिता तो इसकी ये है। आप गाड़ी में जा रही हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट कहीं भूल गया आपने, मोबाइल है आपके पास में, आपने तुरंत सर्च किया, तुरंत आपके पास में अवेलेबल आंसर है। तो मोबाइल की उपयोगिता तो बहुत ही ज़्यादा है। अब है इसको शिक्षण पद्धति में कैसे यूज़ किया जाए। तो इसका हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं, मान लीजिए मैं शिक्षक हूँ और मुझे क्लास लेना है, क्लास के साथ बच्चों को जोड़ना है जो बच्चे स्कूल में नहीं है, या मैंने जैसे बताया था कि ऑड आवर में या ऑफ आवर में बच्चों से जोड़ना चाहता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करे, इस बार हमारे स्कूल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हो। हम कैसे जुड़ेंगे बच्चों से? तो हम बच्चे के पास, सबके पास मोबाइल ये नहीं हो सकता, आपको कंप्यूटर नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, लेकिन हर एक माता पिता के पास में स्मार्टफोन है। इवनिंग आवर में जब वो ऑफिस से आते हैं तो अपने बच्चों के स्मार्टफोन देते हैं, बेटा क्लास है, आप लीजिए, इसको यूज़ करिए। तो क्लास क्या, शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो टीचर अपने घर से बैठे सभी बच्चों से लिंक होकर के उन तक जो शिक्षा है उनकी, जो उनकी पढ़ाने की कौशल है और जो कंटेंट है वो बच्चों तक आसानी से डिलीवर कर देते हैं। तो ये मोबाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैम, और इसकी उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है हमारे शिक्षण पद्धति में भी। बिल्कुल। तो विषय है शिक्षा में तकनीक की भूमिका। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 सर, साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तकनीक का इस्तेमाल करके, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा काफ़ी सरल हो गया है और ये ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत टेक्नोलॉजी का हम शिक्षा पद्धति में किस तरह इस्तेमाल करते हैं सर? मैम, जितनी भी आपने परिचर्चा की है ये सारी बातें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि किसी भी काम को करने के लिए रुचि होना, बच्चों में रुचि कहाँ से आएगा? तो टेक्नोलॉजी एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है, साथ साथ रिसोर्स आपको प्रोवाइड करता है।
जब दोनों चीज़ होता है तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं, बच्चों का काम और शिक्षण का काम भी आसान हो जाता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ पे बहुत ही जोर दिया गया है, क्योंकि जो मेन पर्पस है, एक और वर्ड आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग। तो बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेशन और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जॉयफुल लर्निंग। बिल्कुल बच्चों को जॉयफुल अगर नहीं मिला, एंजॉय नहीं किया बच्चे, तो उस चीज़ को ज़्यादा देर कॉन्सेप्ट को दिमाग में नहीं रख पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा मैम। इसीलिए इस चीज़ को भी इंटीग्रेशन किया गया है और इसके लिए बहुत सारी प्रोविजंस है, बहुत सारी बातें हैं जो इतना समय नहीं है शायद हमारे पास में कि उस पर हम डिटेल में जाए, क्योंकि हमारा टॉपिक है तकनीकी का उपयोग शिक्षा के अंतर्गत, हम उसी पे फोकस रहते हैं मैम। लेकिन जो शिक्षा पद्धति NEP जो है, जो हमारे देश में बना है 2020 में, उसमें लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो सभी चीज़ों का समावेश किया गया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इवन हमारा आर्ट, कल्चर, हमारा हेरिटेज, सारी बातों को उसके अंतर्गत या इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, उन सारी बातों का समावेश किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि हम उसको कितना, मतलब धरातल पर, सच्चाई के धरातल पर हम लोग कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उसके लिए हम कितने प्रयासरत हैं। कोशिशें हो रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये हो रहा है कि हम जितना जल्दी होगा वाइडर स्केल में उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कारगर कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि शैक्षणिक संस्थान के विषय में अगर हम बात करें, तो शैक्षणिक संस्थान जो भी हैं, वो स्कूल हों या कॉलेज हों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे वो हर एक प्रोसेस को, चाहे वो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो फैकल्टी मेंबर्स के साथ, टीचर्स के साथ या मैनेजमेंट मेंबर्स के साथ, तो इसको वो कैसे टाइम सेविंग बना रहा है और कैसे और ज़्यादा आसान बना रहा है? सर बहुत ही आसान है मैम। आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर होते हैं, ये हायर स्टडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। साथ साथ आप देखिए कि फॉरेन यूनिवर्सिटी है, विदेश का यूनिवर्सिटी है, वो कोर्स यहाँ डिलीवरी कर रहे हैं, या इंडिया का कोई दिल्ली में बैठा हुआ या पटना में बैठा हुआ कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन, वहाँ के एक प्रोफेसर एक दूर दराज के बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं। तो किसी भी स्टेज पे टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं इसको कि बहुउद्देशीय रूप है टेक्नोलॉजी का। आप शिक्षण में उपयोग कर लीजिए, बोर्ड रूम में मीटिंग के लिए यूज़ कर लीजिए, आप कहीं दूर बैठे हैं वहाँ से आप लिंक हो जाइए। यानी इसकी तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक ज़माने में या आधुनिक काल में इससे बड़ा चीज़ मानव सभ्यता के अंतर्गत और मानव के विकास में कुछ हो ही नहीं सकता है, जहाँ हम कहीं से भी दूर से बैठे हुए किसी भी लेक्चर को, किसी भी प्रोग्रामिंग को या किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मैम हमारे जीवन में। और ये कॉलेज में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी देखिए, स्कूल देखिए, आम जीवन में देखिए या वैसे भी देखिए व्यक्तिगत स्तर पे, तो इसकी उपयोगिता मैम इमेंस है, बहुत ज़्यादा है। और आप इमेजिन कर सकती हैं कि अगर 1 मिनट के लिए अगर ये बंद हो जाए तो ऐसे लगेगा कि पूरी दुनिया ठहर गई है मैम, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी हो गई है। बिल्कुल। हमने बात किया कि कैसे टेक्नोलॉजी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा सरल बनाता है पूरे शिक्षण के प्रोसेस को, और टीचर्स के लिए कितना ज़्यादा ये यूज़फुल है, लेकिन साथ ही हम ERP के थ्रू पेरेंट्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये भी एक खास बात है। यस मैम, बिल्कुल सही है, हम पेरेंट्स से भी कनेक्ट होते हैं। और इसको तो आप, अब सवाल उठता है कि आप इसको कैसे उपयोग कर रही हैं और आपका ध्યેय क्या है इस टेक्नोलॉजी को कहाँ पर उपयोग करने के लिए, तो उसके हिसाब से आप इसको यूज़ करते हैं और डेफिनेटली कनेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए एक स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, और पेरेंट्स को आपको मैसेज देना है कि स्कूल में क्या होने वाला है, तो मोबाइल बहुत ही अच्छा है। क्लासरूम, हर एक क्लास का एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें सारे टीचर्स, क्लास टीचर जुड़े हुए हैं और 1 गो में आप सारे मैसेज ट्रांसमिट हो गए। माध्यम आपका कंप्यूटर के थ्रू, मेल के माध्यम से, मेल रिकॉर्ड में रखा जाता है, मेल के माध्यम से आपने उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके साथ साथ कोई भी चीज़ आपको लर्निंग मटेरियल भेजना है बच्चों को मेल के माध्यम से या कोई भी चीज़ करना है, आप उसको आसानी से भेज सकते हैं मैम। जी बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर आपने। आज हमने बात किया कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक की क्या भूमिका है, और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक की ये भूमिका को समझते हुए ज़रूरत हमें है कि हम खुद को अपग्रेड करें और खुद के स्किल्स को बढ़ाएं और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करें। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कार्यक्रम पहुंच तकनीक की आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक दीजिए मुझे और पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।